So Bismillahirrahmanirrahim, and this is the start of the new batch and the new module, and today's discussion is on IELTS reading exam. There are 4 overall modules in IELTS. The first module in IELTS exam, the first module is known as the writing module, the second module is known as the reading module, the third module is known as the listening module, and the fourth module is known as the speaking module. So there are overall 4 modules in IELTS exam: reading, writing, listening, and speaking. Overall, you people know that. आप लोगों को पता है that हमारा जो IELTS का एग्जाम है वो 2 hours and 45 minutes का होगा. In 2 hours and 45 minutes में 1 hour is for writing, 1 hour is for reading, half an hour is for listening, and 15 minutes are for speaking. That you know already. So I'm not specifically talking about the reading exam. After a few minutes, I will be displaying the slide of the detail of the reading exam as well. मैं लिख के समझाऊंगा reading exam क्या है. लेकिन a quick roundabout for the reading exam is that reading exam जो आपके IELTS का सबसे मुश्किल एग्जाम कहलाता है. Total it will be an exam of 60 minutes. 60 मिनट का एक एग्जाम होगा. जितने बच्चे रीडिंग का एग्जाम देते हैं उसमें 2 तरह के लोग होंगे. एक वो लोग होंगे जो IELTS कर रहे हैं for the purpose of study and they are going to apply abroad for the study visa. उनके लिए जो IELTS एकेडमिक है उसमें एकेडमिक रीडिंग का एग्जाम होगा. और वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर काम के लिए जा रहे हैं और वो IELTS GT जर्नल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन GT के स्टूडेंट्स के लिए IELTS का रीडिंग एग्जाम विल बी नोन एज दी GT रीडिंग. दोनों में फर्क क्या है? IELTS का रीडिंग एग्जाम जब एकेडमिक्स वालों के लिए होता है तो वी आर गिविंग 3 पैसेजेस. हमें 3 पैसेज मिलते हैं और उन पैसेज के साथ 40 सवाल होते हैं. हर पैसेज के बाद 12 से 13 क्वेश्चंस, किसी एक के बाद 14 क्वेश्चंस. तो कुल मिला के 3 पैसेज जो हैं वो हमें देते हैं 40 क्वेश्चंस. सो फॉर IELTS academic students there will be 3 passages in total and these 3 passages will contain 40 questions along with them. One passage 1 may have 13, 2 may have 13, the third may have 14. 1 may have 12, second may have 13, third may have 15. So overall 3 पैसेज के साथ 40 क्वेश्चंस जुड़े हुए होंगे. लेकिन जो लोग IELTS GT का एग्जाम देते हैं, मींस जो जनरल ट्रेनिंग वर्क पर्पस के लिए बाहर जा रहे हैं, उनको रीडिंग के एग्जाम में 3 नहीं बल्कि 5 पैसेज दिए जाएंगे. These 5 passages जो उनको दिए जाते हैं, these 5 passages will contain 40 questions. पहले पैसेज के बाद हो सकता है 8 सवाल हो, दूसरे के बाद 10 हो, तीसरे के बाद 6, चौथे के बाद 12. ओवरऑल 40 क्वेश्चंस का एक टोटल 5 पैसेज के साथ अटैच होता है. सो पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि IELTS एकेडमिक और IELTS GT के स्टूडेंट्स को 3 वर्सेस 5 पैसेज हैंड ओवर होंगे. मगर दूसरा डिफरेंस ये है कि IELTS एकेडमिक के 3 पैसेजेस अपनी लेंथ में शायद GT के 5 पैसेज से भी बहुत ज्यादा हों. तीसरी चीज ये है कि IELTS एकेडमिक्स के पैसेज आर फार मोर डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू IELTS GT पैसेज. सो एकेडमिक्स वालों के पैसेज मुश्किल होते हैं एंड एकेडमिक रीडिंग इज टफ, आई मीन, एंड GT के 5 पैसेज आर नॉर्मली ज्यादा लंबे नहीं होते और आसान अंग्रेजी में होते हैं. सो इनको आंसर करना रिलेटिवली इजी है. सो व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच टू प्रिपेयर फॉर द IELTS रीडिंग एग्जाम? देन द बेस्ट अप्रोच इज दैट हमें IELTS के एकेडमिक पैसेज से तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक अच्छी वोकैबुलरी बेस के साथ एग्जाम में जाएं और उनकी कॉम्प्रिहेंशन जब बेहतर होगी, खाए वो GT के ही क्यों ना हो, they can perform better overall. At this Zeeshan IELTS,
वी आर एग्रीगेटिंग, हम एग्रीगेट स्कोर जो आपको रिजल्ट शो भी होते हैं आपके ग्रुप्स के अंदर आ भी रहे होते हैं, अगर आप देखें तो एग्रीगेट एवरेज स्कोर इन reading exam is now 8 to 8.5, and in this to 2024 we have got 157 157 9 bands Allah has blessed us from our students in this 2024 so far. So IELTS के reading में 9 band लेना is not a problem at all. Okay, you will be given the band descriptor, आपको bands bifurcation मिल जाएगी. On an average लोग ये समझते हैं कि जिसके 50% मार्क्स आ जाएंगे उसके 50% बैंड 4.5 आ जाएगा. इसको एक जर्नल लेमैन की स्टेटमेंट में तो कहा जा सकता है, ठीक है, लेकिन 17 पे बनता है आपका 4.5 बैंड, एंड देन ऑनवर्ड किस तरह से बैंड वेरी करेगा वो मैं आपको एक डिस्क्रिप्टिव शीट भिजवा दूंगा जिसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा. एंड to be short and to be precise, inshallah we are going to prepare our reading exam for both GT and the academic students from the academic passages. एक किताब के अंदर 2 टेस्ट होते हैं आपके एकेडमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए आइल्स की, और एक किताब और उसी किताब के अंदर 2 टेस्ट होते हैं आइल्स के जीटी के स्टूडेंट्स के लिए. सो एक टेस्ट में अगर 3 पैसेज हों तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 पैसेज होंगे एक बुक के अंदर फॉर दी एकेडमिक स्टूडेंट्स, और अगर 5 पैसेज हैं जीटी के लिए तो 10 पैसेज होंगे एक बुक में फॉर द जीटी स्टूडेंट्स. एकेडमिक्स वालों के लिए 2 टेस्ट यानी कि 6 पैसेज, और जीटी वालों के लिए भी 2 टेस्ट यानी कि 10 पैसेज एक आईएलटीएस किताब के अंदर होते हैं. आपकी जो बुकलेट कॉलेज ने आपको भिजवाई है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ 12 to 14 टेस्ट आर देयर. तो 14 टेस्ट का मतलब ये हो गया कि अगर हम एकेडमिक पैसेज ले रहे हैं तो 7 बुक्स का लोड आपको दिया गया है टू प्रिपेयर. इसकी रीजन है more you will be in practice of the similar type of questions, more stronger you will be there in performance of the questions in exam, and you will be at a very good band. So we are going to convert on a screen now, and I'm going to explain the reading exam after this sharing, and inshallah ta'ala I will be giving you the time in between to ask me the questions as well. So I'm going to break for a while, and then you people are requested, you people are allowed to ask me any questions. Once the question will be over, मैं इस शीट पे कन्वर्ट कर जाऊंगा ताकि मैं आपको आइल्स के रीडिंग एग्जाम को ब्रीफ कर सकूं. So now we are discussing the reading exam with very specific focus. So reading exam in exam room of IELTS, the reading exam will be of 1 hour. It will be 4 to 40 questions and 40 will be the marks. That means that one question will have 1 number. एक सवाल का 1 नंबर होएगा. Number 1, number 2. There is a complete credit. पूरा क्वेश्चन का आंसर ठीक होएगा तो 1 नंबर मिलेगा, अगर आधा ठीक होएगा तो नंबर नहीं मिलेगा. नंबर 1, नंबर 2. इसका मतलब ये हो गया कि एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास जो टोटल मिनट्स हैं 1.5. हमने 1.5 मिनट्स में पढ़ना भी है, समझना भी है, आंसर ढूंढना भी है और करना भी है. सिर्फ टेस्ट मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिकली इट सीम्स दैट ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इंशाल्लाह आई एम वेरी श्योर आप लोग बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे. इसको 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन नहीं, इंशाल्लाह 30 सेकंड में क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. दैट इज माय कमिटमेंट टू यू. There will be 3 passages in exam. अब मैं academics को focus कर रहा हूँ. 3 passages exam में होंगे. Every passage will contain 13 to 14 questions, and these 13 to 14 questions will make total 39 to 40 questions in exam. So type of questions in exam can be different. There are almost 14 different type of questions which can appear in exam. 14 तरह के सवाल exam में आ सकते. I'm not saying that all will be there in exam. I'm saying can be up to 14 types of questions can be in exam. हो सकता है कि एग्जाम सिर्फ 5-6 सवालों से मिलकर बन जाए. जैसा 2024 में हम नवंबर दिसंबर में जो लोग पेपर दे रहे होंगे उनको अगर कोई सवाल मिलेगा तो वो सवाल मोस्ट प्रॉब्ली यस नो एंड जी, मिसाल दे रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स मिसाल दे रहा हूँ, हेडिंग द पैराग्राफ मिसाल दे रहा हूँ, एमसीक्यूज फॉर एन एग्जांपल, मैचिंग क्वेश्चंस. 5 सवाल शायद पूरा क्वेश्चन बना, मींस पूरा पेपर बना. But हमने prepare all 14 types of questions करनी है because examiner is not bound to follow only 5 or 6 questions. He can give any of the questions in exam. Okay? So the first question, जो पहला question exam में आता है जी, that is known as yes, no and G.
तो पहली तरह का सवाल जो रीडिंग का है दैट इज नोन एज यस नो एनजी और ट्रू फॉल्स एनजी दो नामों से पहचाना है। हमें एग्जामिनर एक स्टेटमेंट देता है क्वेश्चन से, हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के पैसेज में उस स्टेटमेंट को फाइंड करना है। हमने देखना है कि क्या सेंस ऑफ क्वेश्चन सेंस ऑफ पैसेज से टैली करता है। अगर सेंस ऑफ पैसेज सेंस ऑफ क्वेश्चन सेंस ऑफ पैसेज से टैली करता है तो आंसर विल बी यस। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान was formed in 1947। इंपॉर्टेंट क्या है, पाकिस्तान का मार्ज वजूद में आना 1947। अब पैसेज कहता है पाकिस्तान was formed in 1947, पैसेज कहता है पाकिस्तान came into being in 1947। खाया वर्ड डिफरेंट है, मतलब एक ही है। तो अगर क्वेश्चन और पैसेज का सेंस सेम है तो आंसर विल बी यस। अगर पैसेज कहता है दैट पाकिस्तान वाज मेड इन 1946, क्वेश्चन कहता है 1947, इसका मतलब यह है कि पैसेज से समथिंग डिफरेंट देन द क्वेश्चन, सो आंसर विल बी नोन एज नो। नंबर 3, अगर क्वेश्चन है पाकिस्तान came into being in 1947, मगर अनफॉर्चुनेटली आपका जो पैसेज है उसमें पाकिस्तान के बनने का कोई जिक्र नहीं है। वहाँ पाकिस्तान, पाकिस्तानी, पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस, पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज सबका जिक्र है, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के बनने का कोई जिक्र नहीं है। हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आएगा नॉट गिवन। नॉट गिवन मीन्स दैट द सेंस ऑफ द क्वेश्चन डज नॉट एग्जिस्ट इन द पैसेज। जो सेंस ऑफ क्वेश्चन है वो पैसेज में हमें नहीं मिल रहा है। तो वर्ड्स को टैली नहीं करना बेटा, सेंस को टैली करना है। अगर आपको सेंस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन पैसेज में मिल जाए तो सिमिलर मिले तो यस, अपोजिट मिले तो नो, और अगर मिले ही ना तो आंसर विल बी नोन एज नॉट गिवन। एंड द थर्ड क्वेश्चन व्हिच कैन अपीयर इन एग्जाम इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हम अपने बचपन से, चाइल्डहुड से करते जाते। सेंस बनाइएगा। एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का सिंपल क्वेश्चन कहना, जिस तरह से हम करते आए, एक सेंटेंस के दरम्यान में थोड़ी सी जगह खाली है, हमने उस थोड़ी सी जगह को खाली को भर देना है, एंड देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का एक तरह का सवाल यही होगा, दैट इज सिंपल फिलर। सिंपल फिलर कहलाएगा। The second fill in the blank in exam that can appear is known as summary fillers. What is summary filler? हमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ के अंदर कट्स लगे हुए होंगे, हमने उस पैराग्राफ के कट्स में फिलिंग करके कंप्लीट करना है उस पैराग्राफ को। It is known as the summary fillers. Number 3, fill in the blanks box questions. So now what is fill in the blanks box questions? हमें अपने आंसर को जो हमने पैसे से ढूंढा है एक वर्ड्स का बॉक्स एग्जामिनर खुद देगा, उसको लिखा होगा लिस्ट ऑफ वर्ड्स। हमें अपने आंसर को उस बॉक्स के अंदर तलाश करना है। अगर हमारा आंसर बॉक्स के अंदर है तो वही आंसर रहेगा, अगर ना बॉक्स से हमें सिमिलर मीनिंग वर्ड, सिनोनिम कहते हैं अंग्रेजी में, हम मानी वर्ड बॉक्स से उठा के पेस्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल हमारा आंसर निकला था स्टोर, जब हम नीचे बॉक्स में गए वहां स्टोर का वर्ड तो नहीं था लेकिन प्रिजर्व का वर्ड था, तो हमने अपने आंसर को प्रिजर्व लिख दिया स्टोर की जगह। इट इज नोन एज द फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स क्वेश्चंस। एंड नंबर 4 इज सेंटेंस कंप्लीशन। इसमें हाफ सेंटेंस एग्जामिनर ने दिया होता है, हमने हाफ सेंटेंस साथ अटैच करना है। 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, हो सकता है आंसर में सैंपल दिए होते हैं एग्जामिनर ने आंसर्स के, 6-7 सेंटेंसेस दिए हों नीचे हाफ। हमने पैसेज को पढ़ के गिवन सेंटेंसेस में से कौन सा हमारे क्वेश्चन के सेंटेंस के साथ लग सकता है, हमने हाफ सेंटेंस उठा के साथ अटैच करना है। इट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में 4 तरह के सवाल होंगे। नंबर 1, fill in the blank simple questions, fill in the blanks summary questions, fill in the blanks box questions, and fill in the blanks sentence completion. Then we reach at question number 4, and it is known as the matching question. Matching question में normally we are given the names of the person and their statements, or the name of the products and their features. दो चीजें दी हो सकती हैं। नंबर 1, हमें names of the persons भी दिए जा सकते हैं और कभी हमें name of the products भी दिए जा सकती हैं। हमें अगर प्रोडक्ट के नेम गिवन होंगे तो फिर हमारी डिस्क्रिप्शंस में इन प्रोडक्ट के फीचर्स होंगे, और अगर हम नेम ऑफ द पर्संस होंगे तो फिर हमें गिवन डिस्क्रिप्शंस के अंदर वो सेइंग्स होंगी पर्संस की। हमें पैसेज पढ़ के बताना है कि पर्सन ए की सेइंग 1 2 3 4 में से कौन सी है, पर्सन बी की सेइंग 1 2 3 4 में से कौन सी है। तो इस तरह से हमने नेम्स एंड स्टेटमेंट्स को मैच करना है।
It is known as the matching question, a very popular question of speaking exam as well. Selection question. We are given a question and we are given the answers as well. हमने correct answers को pick करना है given answers में से selection question कहलाता है. Multiple choice question with a single answer, MCQs with a double answer. डायग्राम बनी होती है और हमने डायग्राम के मुख्तलिफ पार्ट्स को नेम करना होता है पैसेज पढ़ के. इट इज नोन एज लेबलिंग द डायग्राम. सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर्स. क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया होता है, हमने उसका आंसर अपने पैसेज से निकाल के अपने क्वेश्चन के बॉक्स में लिखना है. इट इज नोन एज क्वेश्चन एंड आंसर. टेबल कंप्लीशन क्वेश्चन. अगेन इट इज वेरी नियर टू फिल इन द ब्लैंक्स. हमें टेबल दिया होता है, टेबल के अंदर कॉलम्स दिए होते हैं, हमने इन टेबल के कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, अगर कॉलम 1 में कोई ब्लैंक है तो उसको फिल करना है, कॉलम 2 में कोई ब्लैंक है तो उसको पैसेज को देख के फिल करना है. कभी कभी टेबल कंप्लीशन क्वेश्चन इस तरह का भी होता है कि हमें लेफ्ट वाले कॉलम में स्टेटमेंट दी होती हैं 5 और राइट वाले में भी 5, मगर राइट वाली ऑर्डर में नहीं होती, हमें स्टेटमेंट्स को रीऑर्डर करना होता है. इट इज आल्सो नोन एज अ बिग टेबल क्वेश्चन इन द रीडिंग एग्जाम. लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. इसको 3 नाम दिए जाते. लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, हेडिंग द पैराग्राफ, या which paragraph contains this information. And it is a very logical question made by examiner. इसके बगैर सवाल मुकम्मल एग्जाम मुकम्मल नहीं होता है. सो हमें या एग्जामिनर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के नाम से, या which paragraph contains this information के नाम से, और या हमें सिंपल हेडिंग द पैराग्राफ के नाम से भी एग्जामिनर लिस्ट ऑफ हेडिंग द पैराग्राफ, या which paragraph contains this information, इन मुख्तलिफ नामों से हमें एग्जामिनर एग्जाम में ये क्वेश्चन दे सकता है. which paragraph contains this information मैंने अलग से नीचे लिख दिया है. सो टोटल 12 टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं. अगर मैं 12 को 11 का पार्ट बना दूं तो 11 मेंशन किए. 14 बता रहा था, किस तरह से 14 मैंने फिल इन द ब्लैंक्स को एक हेडिंग में कवर कर दिया है, वगरना अगर वो 11 है तो 12, 13 एंड 14, इस तरह से 14 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके IELTS रीडिंग एग्जाम फॉर एकेडमिक्स और IELTS रीडिंग एग्जाम फॉर द GT स्टूडेंट्स. फर्क क्या है? एकेडमिक के 3 और GT के 5 पैसेज होंगे, मगर एकेडमिक के 3 पैसेज are part of the 5 passages of GT, so we should get prepared. We should prepare ourselves. We should be getting prepared. We should get prepared for the exam from the academic passages. If it is the approach, I'm saying that it is a right approach. It is not a wrong approach. Next is how we are marked. हमें कैसे मार्क किया जाता है? याद रखिएगा, the first marking base is the correct answer. आपका आंसर अगर करेक्ट होगा, that is the first mark. आपके आंसर को करेक्ट होना चाहिए. नंबर 2, अगर आपने आंसर तो कर दिया मगर उसके स्पेलिंग ठीक नहीं है तो अगेन वी आर नॉट गिवन द मार्क्स. हमारे आंसर के स्पेलिंग का भी ठीक होना जरूरी है. नंबर 3, याद रखिएगा, कभी कभी हमें इंग्लिश रूल फॉलो करना पड़ सकता है. मैं ये नहीं कह रहा कि हर एग्जाम में ऐसा होगा, हो सकता है कि 100 में से कोई 2 क्वेश्चन ऐसे हों जिनमें हमें इंग्लिश रूल्स फॉलो करने पड़े. फॉर एग्जाम्पल हमारा आंसर निकला है फॉर एग्जाम्पल सेकंड फॉर्म में, और ब्लैंक से पहले 2 का वर्ड लिखा हुआ है, तो कभी 2 के बाद सेकंड फॉर्म में आंसर नहीं आता, हमें शायद उसको फॉर्म 1 में कन्वर्ट करना पड़े. तो दिस इज नोन एज इंग्लिश रूल. अगेन अगर आंसर नेम में होगा तो हमें नाउन्स में आंसर होगा. फॉर एग्जाम्पल तो हमें पहला अल्फाबेट ऑफ द आंसर कैपिटलाइज करके लिखना होगा. वैसे आप सारे आंसर कैपिटलाइज में लिखेंगे, कैपिटल फॉर्मेट में सारा आंसर करिएगा. सारे का सारा आंसर कैपिटल वर्ड में करिएगा. सिंगल वर्ड है, 2 वर्ड है, 3 वर्ड आंसर है, सारे के सारे को कैपिटल वर्ड में करिएगा ताकि आपको नाउन प्रॉब्लम ही ना हो और आपके स्पेलिंग्स के अंदर एग्जामिनर को कंफ्यूजन नहीं आए. बिकॉज जब हम पहला अल्फाबेट बड़ा और बाकी सारे छोटे लिखते हैं और उनको मिक्स करते हैं तो कभी कभी हम स्लिप करा देते हैं पेंसिल को किसी वर्ड के ऊपर, तो एग्जामिनर को स्पेलिंग डाउट क्रिएट होता है और उसकी वजह से एग्जामिनर हमारे नंबर काट सकता है. तो व्हाट शुड वी डू? हमें कोशिश करनी चाहिए कि सारे के सारे आंसर्स को कैपिटल लेटर में करें ताकि हमें ये प्रॉब्लम एटलीस्ट स्पेलिंग डाउट्स का एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आए. नंबर 1. नंबर 2, इन इंग्लिश रूल्स को एंड के बाद हमेशा वॉवल आंसर होगा, आ के बाद हमेशा सिंगुलर आंसर होगा, टू के बाद आंसर फर्स्ट फॉर्म में होगा, हैज हैव हैड के बाद आंसर हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा, इज एम आर के बाद हमेशा आंसर के साथ आईएनजी लगा. बेसिक इंग्लिश रूल्स है.
अगर 100 में से 2 क्वेश्चन इस तरह के पैटर्न पे आ जाएं और हमें फॉलो करना पड़े ये पैटर्न, तो वी शुड टेक दीज थिंग इन माइंड. सो व्हाट आर द 3 मार्किंग बेसिस? करेक्ट आंसर, करेक्ट स्पेलिंग एंड follow the English rule if we are required to follow that. Now you are having some minutes to look at the screen and ask me if there is any question. You can ask me the question as well. So now we reach further to the tips for the reading exam. A few common tips. हर सवाल करने की tips different होंगी, मगर कुछ tips common है. The first tip is always remember, हमेशा याद रखिएगा, questions in reading exam are always in sequence in the passage and the same with the answers. What we understood, हमें क्या समझ आया? अगर आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 2 3 4 के नंबर से, तो आई मीन टू से कि पहला क्वेश्चन 1 है तो पैसेज में भी सबसे पहले 1 ही आंसर होगा, एंड देन आफ्टर 1 2 आंसर होगा, एंड देन 3 देन 4 देन 5 देन 5. ये इतना अप्रोप्रिएट है फॉर्मूला कि अगर आपको पहला क्वेश्चन पैसेज के अंदर 5 पैराग्राफ्स हैं, अगर आपको पैराग्राफ नंबर 4 से मिलता है पहला क्वेश्चन का आंसर, तो यकीन कीजिए कि अगर आपके 10 सवाल भी होंगे तो आखिरी दोनों पैराग्राफ 4 एंड 5 में 10 के 10 के आंसर्स पड़ेंगे. इट इज सच अ पेट फॉर्मूला that in reading exam, all questions in reading exam will be given in the passage in the same sequence, and all answers will be in the same sequence of questions as well. यानी कि जैसे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 इसी सीक्वेंस में वही क्वेश्चंस डिस्प्लेड होंगे आपके पैसेज में 1 2 3 4 5, और इस तरह से आंसर भी मिलेंगे, पहले पहले का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे और फिर पांचवे. तो ऑल क्वेश्चंस मींस द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, सारे सवाल और सारे सवालों के जवाब will be in the sequence in the passage. They will not be out of sequence. Number 1. Second, always remember, एक बात हमेशा अपने जहन में रखें. In 90% cases, 90% cases में examiner does not use same word as he used in questions and that he used in passage. क्या मतलब? वो आपको याद रखें, 90% केसेस में एग्जामिनर क्वेश्चन में डिफरेंट वर्ड यूज करता है और पैसेज में वर्ड डिफरेंट होता है. इसका मतलब है कि दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ रीडिंग, इट इज द टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी. बिलीव मी, ये टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी है, टेस्ट ऑफ रीडिंग नहीं है. अगर उसने क्वेश्चन में दिया हुआ ना, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वो अपने पैसेज में कहेगा इट इज सिग्निफिकेंट टू कंसिडर, यानी कि वर्ड इन द क्वेश्चन विल बी डिफरेंट देन द वर्ड्स इन द पैसेज. 90% देखिएगा, तब जब तक एग्जामिनर फंस ना जाए. फंस जाने से मुराद है कहीं उसको सिनोनिम ना मिलता हो. फॉर एग्जांपल, अगर हम सनलाइट का बात करें तो सनलाइट का कोई सिनोनिम नहीं है, तो मजबूरन उसने लिख दिया सनलाइट. और उस मून का कोई सिनोनिम नहीं है, अगर लिखना अमेरिका का कोई सिनोनिम नहीं है, अमेरिका उसे लिखना, हाँ अमेरिका की जगह पे वो कोशिश करेगा यूएसए लिख दे, यूनाइटेड स्टेट्स लिख दे, क्लियर नॉट, ही विल ट्राई फॉर दैट. जापान का कोई सिनोनिम नहीं है, मजबूर है वो जापान लिखेगा. इंग्लैंड का कोई सिनोनिम नहीं है, हो सकता है वो ग्रेट ब्रिटेन लिख दे अगर वो इंग्लैंड को. जब तक उसको सिनोनिम मिलता रहेगा वो कभी भी क्वेश्चन और पैसेज के अंदर सिमिलर वर्ड यूज नहीं करता. इस बात को ध्यान में रखिएगा. इसका मतलब है कि टिप नंबर 3 सक्सेस किस में हुई? सक्सेस इसमें होगी कि स्टूडेंट शुड डेवलप अ वोकैबुलरी फॉर एग्जाम. और ये वोकैबुलरी कैसे बनेगी? कोई जरूरत नहीं है 5,000 वर्ड याद करने की. हम इंशाल्लाह ताला 7 बुक्स करेंगे. हम 7 बुक्स में जितने क्वेश्चंस करेंगे उन सबके सिनोनिम बनाते जाएंगे, और हम अपनी बुकलेट के एंड पे दिए हुए पेजेस में अपने सिनोनिम्स लिखते जाएंगे.
यकीन कीजिए एकेडमिक वोकैबुलरी 50% एग्जाम में रिपीट होती है। हम जो अपनी वोकैबुलरी बना लेंगे, हमारे एग्जाम में 50% सिमिलर वर्ड्स ही यूज हो रहे होंगे। अगर हमारी सिनोनिम्स के ऊपर ग्रिप होगी, हमारी वोकैबुलरी के ऊपर ग्रिप होगी, एग्जाम हमारे लिए इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। तो वी शुड डेवलप द वोकैबुलरी ऑफ आवर ओन बाय प्रैक्टिसिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, हम जितने ज्यादा पैसेज प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उतने ही ज्यादा हमारे पास सिनोनिम्स ऑफ जो वोकैबुलरी सिनोनिम्स या सिनोनिम्स की वोकैबुलरी भी डेवलप हो जाएगी और हमें एग्जाम में तकलीफ नहीं होगी। सो सक्सेस इज मेकिंग योर ओन वोकैबुलरी फॉर एग्जाम। कैसे बनेगी? जैसे हम सवाल करते जाएंगे, उन सवालों में आने वाले वर्ड्स के सिनोनिम्स को हम निकालते जाएंगे और उन सिनोनिम्स की वोकैबुलरी जो बन जाएगी, खाए वो 300 वर्ड्स बने, खाए वो 500 वर्ड्स बने, उनको हम जरूर रीगो करेंगे ऑन द डेली बेसिस, ताकि हमारे वो वोकैबुलरी जो कॉमनली एग्जामिनर यूज करता है एग्जाम में, वो तैयार हो जाए। नॉर्मली ऐसी ही वोकैबुलरी एग्जाम में भी रिपीट हो रही होती है, तो हमें एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। द फोर्थ टिप, टिप नंबर 4, प्लेस पैसेज इन सेंटर। एग्जाम में भी और खुद भी, प्लेस पैसेज इन द सेंटर। पैसेज को सेंटर, प्लेस क्वेश्चंस ऑन द लेफ्ट। क्वेश्चंस को पैसेज की लेफ्ट साइड पर एंड आंसर शीट ऑन द राइट साइड, और आंसर शीट को राइट साइड पे रखें। आप अपने क्वेश्चन को पढ़िए, पैसेज में आंसर कीजिए। मैं कल बताऊंगा इंशाल्लाह, आप वहीं लैंड करेंगे जहां पे आपका आंसर होगा। आप क्वेश्चन पढ़िए, वहां से लैंड करें पैसेज में, अपना आंसर निकालें, पर अपने आंसर को आंसर शीट पे उसी वक्त ट्रांसफर कर दें, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा टाइम क्वेश्चन के आंसर ट्रांसफर करने के लिए रीडिंग एग्जाम में नहीं है। अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं है तो बहुत से बच्चे क्वेश्चन के आंसर तो निकाल लेते हैं, ट्रांसफर नहीं किए होते, एंड पे टाइम नहीं बचता, पूरे ट्रांसफर नहीं कर पाते, और क्वेश्चन करने के बावजूद भी उनके नंबर्स नहीं आते, बैंड नहीं आते। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज वो पूरा ट्रांसफर नहीं कर पाते अपने आंसर्स को। ओके, सो हमें साथ साथ अपने आंसर्स ट्रांसफर करने हैं, ताकि हमारे पास कम टाइम हो। अगर एंड पे जाके तो एटलीस्ट हमें क्वेश्चंस के आंसर्स ट्रांसफर करने का इशू ना हो उस वक्त पे। कम टाइम में क्वेश्चंस कैसे आंसर करें, मैं हर तरह के क्वेश्चन की टिप्स आपको बहुत क्लियरली बताऊंगा। और हम बता रहा हूँ ना कि 1.5 मिनट्स, 1.5 मिनट है एक एक नंबर के लिए, एक क्वेश्चन के लिए। बिलीव मी, आप इंशाल्लाह 30 सेकंड्स में आंसर करेंगे, दैट इज माई पर्सनल कमिटमेंट। लेकिन बहरहाल पता होना चाहिए हाउ टू हैंडल द क्वेश्चंस। सो प्लेस योर पैसेज इन द सेंटर एंड प्लेस योर क्वेश्चंस ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्लेस योर आंसर शीट ऑन द राइट साइड। क्वेश्चन पढ़ें, पैसेज में सेंटर में आंसर ढूंढें, और अपना आंसर साथ ही आंसर शीट के ऊपर मेरे बच्चों ट्रांसफर करते रहिएगा। नंबर 5, always attempt one question in sequence in all 3 passages। याद है, अगर आप बात करें ना एक सवाल की, क्वेश्चंस को करते हुए, क्वेश्चंस को करते हुए हमारा एक एप्टीट्यूड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स करें तो हम एक स्पेसिफिक एप्टीट्यूड से काम करें, तीनों पैसेज के फिल इन द ब्लैंक्स एक साथ कर लें, ताकि आप एक ही मेंटल स्टेट के अंदर आंसर्स निकालेंगे, आपकी स्पीड देंगे। अगर आप पहला क्वेश्चन करेंगे यस नो एनजी, एक पैसेज पूरा करेंगे, पहला क्वेश्चन उसका यस नो एनजी है, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, आप पहले पैसेज पे 3 तरह के सवाल रोटेट कर रहे हैं, दैट विल बी रियली डिस्ट्रक्टिंग योर एफिशिएंसी। व्हाट शुड यू डू? आपने पहला क्वेश्चन अगर करना है यस नो एनजी का, आप पैसेज नंबर 1 का वही क्वेश्चन कर लें, फिर पैसेज 2 पे जाएं, उसका वही क्वेश्चन कर लें, फिर पैसेज 3 पे जाएं, उसका वही क्वेश्चन कर लें। इस तरह से आप यस नो एनजी ऑफ ऑल 3 पैसेज विल बी डन। देन आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, तीनों पैसेज फिल इन द ब्लैंक्स कर लें, मैचिंग तीनों पैसेज में देख लें, जहां जहां पे फिल इन द मैचिंग क्वेश्चन है एक साथ कर लें। एक मेंटल स्टेट और एक एप्टीट्यूड के साथ एक तरह के सवाल को करना हमेशा स्पॉन्टेनियस लर्निंग है, क्विक गो में होंगे। अगर आप मल्टीपल क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के करते रहेंगे, एक पैसेज पहले फिर दूसरा पैसेज फिर तीसरा पैसेज, व्हाट विल हैपन? दिस विल डिस्ट्रक्ट योर अप्रोच, बिकॉज आपको हर नए सवाल के लिए नई अप्रोच को अडॉप्ट करना है, एंड दिस विल वेस्ट योर टाइम, और आपकी थिंकिंग जो थिंकिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो एक तरह का सवाल एक साथ करना है, पहले तीनों पैसेज का यस नो एनजी फॉर एग्जांपल, दूसरा तीनों पैसेज का फिल इन द ब्लैंक, तीनों पैसेज का फिर मैचिंग क्वेश्चन, फिर तीनों पैसेज का जाके
फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड फिर तीनों क्वेश्चंस के एमसीक्यूज। तो इस तरह से आपको एक मेंटल स्टेट के अंदर आंसर करने में एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। मगर एक बात ध्यान में रखिए, एक बात अपने ज़हन में, आप अगर एक तरह के सवाल तीनों पैसेज के कर रहे हैं, आप अगर एक तरह के सवाल तीनों पैसेज के कर रहे हैं, तो अपने बॉक्स ऑफ आंसर का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपने आपने यस नो एनजी पहले करने का फैसला किया और पहले वाले पैसेज के अंदर उन क्वेश्चंस का नंबर है 1 2 3 4, अब आप दूसरे पैसेज की यस नो एनजी करने के लिए गए हैं तो वहां पे उसका नंबर होगा 21 22 23। फॉर एग्जाम्पल तो सेकंड पैसेज के आंसर 21 22 23 बॉक्स में ही करिएगा। अगर आप बॉक्स ऑफ आंसर गलत चूज कर लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो दिस रिस्क विल रिमेन देयर। कौन सा रिस्क? करेक्ट बॉक्स में करेक्ट आंसर करना है। अगर जरा सा कैजुअल एटीट्यूड होगा तो एक तरह के सवाल एफिशिएंसी तो इंक्रीज करेंगे, मगर रिस्क भी होगा साथ कि किसी गलत बॉक्स के अंदर आप अपना आंसर ना कर दे। तो बॉक्स का सीक्वेंस का ख्याल रखिएगा। सो इट इज व्हाट टिप नंबर 5। रिमेंबर these 5 are the basic tips। and number 6, छठी भी टिप लिखने साथ, adopt skimming technique। skimming technique skimming technique despite reading despite reading। ये मेरी बात याद है, रीडिंग में इंपॉर्टेंट पढ़ना नहीं, इंपॉर्टेंट अपने मतलब की चीज को ढूंढना। सो अगर आप पेंसिल से अपने वो वर्ड जो आपको आंसर तक लेके जाते हैं, मैं कल शुरू कराऊंगा तो हर एक क्वेश्चन की टेक्निक्स पे जो मैं टिप्स बताऊंगा, एंड आप उसी जगह पे लैंड करेंगे जहाँ पे आपका आंसर होगा। सो नाउ हर एक चीज को पढ़ना सोल्यूशन नहीं होगा रीडिंग में। हमें सिर्फ उस एरिया को पढ़ना है जहाँ पे हमारा आंसर है। वरना अगर हम पूरे पूरे पैसेज को पढ़ना शुरू हो जाएंगे तो बिलीव मी दीस पैसेज आर वेरी डिफिकल्ट। शायद आप एक घंटे में एक पैसेज को प्रॉपर पढ़ के अंडरस्टैंड ना कर सकें। इट इज दैट डिफिकल्ट। सो हमें सिर्फ उन लाइंस को पढ़ना है जिनमें हमारे आंसर्स हैं। हमने उस जगह को नहीं पढ़ना जहां हमारे आंसर नहीं है। तो हमें स्किमिंग टेक्निक, हमें स्कैनिंग टेक्निक्स को डेवलप करना है। स्किमिंग स्कैनिंग टेक्निक, स्कैन होता है ढूंढना, स्किम 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 मीन्स हमें उसमें फ्लाई आउट करके बाहर निकल। तो स्किमिंग स्कैनिंग टेक्निक्स को हमने स्किमिंग या स्कैनिंग टेक्निक्स को हमने यूज करना है रीडिंग के एग्जाम में। रीडिंग टेक्निक्स को फॉलो नहीं करना। सो वी हैव टू बिल्ड स्किमिंग टेक्निक। हम स्किम करते हैं ताकि skim means we go and we float ourselves in the passage and we reach at the place where the answer is। that is what known as skimming। ठीक है, सो इस तरह से हमें स्किम एंड स्कैन ढूंढना। हमें स्किम स्कैन से अपना आंसर करना है, हमें पूरे का पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है। बिकॉज आप जितना ज्यादा पैसेज को पढ़ेंगे उतना टाइम वेस्ट करेंगे। हम इंशाल्लाह ताला जब कल आएंगे हम क्लास में, मैं तब पहला क्वेश्चन कराऊंगा, हम सिर्फ एक लाइन पढ़ के आंसर कर होंगे इंशाल्लाह। 99.9% केसेस में मैं एक लाइन से आंसर करवाता हूँ, दूसरी लाइन को मेरे बच्चे कभी नहीं पढ़ते। दिस इंक्रीजेस द एफिशिएंसी एंड दिस इंक्रीजेस द पैन एज वेल। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन ऑफ योर्स।